टीजीटी में पूछा गया वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पैसिव वॉइस में आते हैं। तो पहला है चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस फॉर द सेंटेंस गिवन बिलो, यानी नीचे दिए गए वाक्य में सही पैसिव वॉइस क्या है। तो जैसा कि यू हैव ऑलरेडी स्टडीड, आपने गहन अध्ययन किया होगा, तो वाक्य को देखकर ही पकड़ना और समझना, क्योंकि समय का भी अभाव रहता है, सॉल्व करना होता है। ठीक, तो इस क्वेश्चन को देखिए। मैशन, मैशन मीन्स क्या होता है? राजगीर जिसको बोलते हैं। मैशन मतलब राजगीर होता है, राजगीर जो घर बनाता है, दैट इज कॉल्ड मैसन। इज बिल्डिंग अ वॉल, मैसन वॉल को बिल्ड कर रहा है, बना रहा है। ठीक, या मेकिंग का यूज नहीं होगा, बिल्ड का होगा। ठीक, तो जैसा कि सोर्स कहते हैं ना, वॉइस का जो मेथड है, फार्मूला स्ट्रक्चर है, वो ये कहता है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। और यहां सॉल्व करने का मेथड देखिए। टेंस आपको पहचानना इज वेरी इंपॉर्टेंट। टू रिकॉग्नाइज अ सेंटेंस और टेंस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल ऑफ अस। ठीक, तो इसमें देखिए जो मैसन है, इज बिल्डिंग अ वॉल, यानी ये आपका सब्जेक्ट है, ये वर्ब हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट। ठीक, while solving it we should see। अब यहां पर आपको समझना होगा कि जब कंटिन्यूअस टेंस में होता है तो इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग का यूज होता है अकॉर्डिंग टू टेंस। वर्ब टू भी यूज की जाती है अकॉर्डिंग टू टेंस, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। आई के साथ एम, बहुवचन यूवी आई यूवी दी के साथ आई के साथ एन, बाकी सबके साथ ही का इसका यूज होता है। उसके बाद क्या होता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म इन पैसिव वॉइस वी शुड यूज, ऑलवेज वी शुड यूज वर्ब थर्ड फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल। ठीक, तो वर्ब थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। तो अब देखिए यहां पे, यानी एम बीइंग, आर बीइंग का यूज होगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म की जाएगी, यूज किया जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म बिल्ड का जो होता है वो होता है बिल्ड। क्या होता है? बिल्ड, बिल्ड। ठीक, अब ध्यान से देखिए, अब इसमें तो बीन, बीन लगा यानी ये सेंटेंस गलत हो गया। बिल्ड लगा बीइंग के साथ, ये गलत हो गया। बीइंग बिल्ड बाय द मैसन, इसमें देखिए वॉज आपका टेंस बदल दिया है, पास्ट में चला गया, ये गलत हो गया। यानी द वॉल इज बीइंग बिल्ट बाय द मैसन इज द राइट आंसर। द वॉल इज बीइंग बिल्ट बाय द मैसन इज द राइट आंसर, यानी फर्स्ट का डी इज द राइट आंसर। इस प्रैक्टिस सेट का जो पहला क्वेश्चन है वो पैसिव वॉइस में सॉल्व करना था। अ क्वेश्चन है द मैसन इज बिल्डिंग अ वॉल एंड हियर इज राइट आंसर, देयर वाज द वॉल इज बीइंग बिल्ट बाय द मैसन। So we go ahead. Next question. Identify the error in the sentence given. जब कभी भी वाक्य को स्टडी करो, पढ़ो, रीड करो, तो रीड ऑल द क्वेश्चंस वेरी केयरफुल्ली। ये हमको पहले से ही बताया जा रहा है, यानी क्वेश्चन को बहुत समझदारी से, जल्दीबाजी से नहीं, समझदारी से पढ़ना होगा। क्योंकि ग्रामेटिकल कुछ मेथड ऐसे होते हैं जो आपको लगते सेम है लेकिन उनका अर्थ डिफर होता है, अलग अलग जगहों पर यूज किए जाते हैं। अब इन दिस क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द एरर इन द सेंटेंस। एरर माने गलती कहीं है, उसको पहचानना है। किस फॉर्म में गलती है? आपका ए यहां तक है और बी यहां तक है, सी आपका यहां से यहां तक है, नो एरर, डी हो जाएगा। ठीक, ओके। तो व्हेन वी सी, जब हम देखते हैं क्वेश्चन को, he had arrived at Cairo a few months before protests took the Arab word no error. अब Cairo, what is Cairo? Do you know that?
Do you know that what is Cairo? Cairo is a big city and the capital of Egypt. यह इजिप्ट यानी मिस्र की राजधानी भी है और बहुत बड़ा शहर है। और जैसा कि हम भली भांत जानते हैं, बड़े शहरों के लिए एट का यूज नहीं होता है। एट का यूज नहीं होता है। देयर इज यूज इन प्लेस ऑफ एट। एट के स्थान पर हम इन का यूज करेंगे। क्यों करेंगे? कायरो, जिसको काहिरा बोलते हैं, हिंदी में काहिरा बोला जाता है, अंग्रेजी में कायरो बोला जाता है। ठीक, इजिप्ट की माने मिस्र देश की राजधानी है। ओके, तो आपका जो एरर है वो सेंटेंस ए में एरर पाया गया, यानी एड की जगह पर क्या हो जाएगा? यानी हम समझ लिए हैं कि यहां पर एड की जगह इन का प्रयोग होगा। एड की जगह किसका प्रयोग होगा? इन का। ओके, लेट्स गो अहेड, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। आइडेंटिफाई द एरर द सेंटेंस गिवन। इसमें भी एरर को पहचानना है, जहां गलती हुई है वाक्य में, इस क्रम में। तो मोस्ट ऑफ अस हु आर ओल्डर कॉम्पिटिटिव रनर्स आर नॉट एबल टू रेस एनीवेयर एट द सेम स्पीड एज वी डू when we were 30। अब देखिए वाक्य को, मोस्ट ऑफ अस हु आर ओल्डर कॉम्पिटिटिव रनर्स, यानी ये प्रेजेंट टेंस में चल रहा है। आर नॉट एबल टू रेस एनीवेयर एट द सेम स्पीड, ये प्रेजेंट टेंस चल रहा है। एज वी डू when we were। अब यहां पर देखिए आप, जो ये सेंटेंस का निर्माण हुआ वो आपका पास्ट टेंस में है। किस टेंस में है? पास्ट टेंस में है। और हियर इज यूज्ड हेल्पिंग वर्ब टू, दैट इज इनकरेक्ट। देयर इज एरर इन द सेंटेंस, यानी सी में गलती है, वो है डू। डू की जगह यदि आपका पास्ट टेंस शो कर रहा है तो डू का पास्ट टेंस डिड होता है, वो डिड हो जाएगा। In place of do, we should use did. Okay, we should go ahead now. Identify the error in the sentence given. Work hard lest you do not fail. No error. इसमें भी error को पहचानना है। अब देखिए इस वाक्य को, देखिए, स्टडी करिए। और आपने पढ़ा भी होगा, but we are often confused to solve the question. When we solve the question, we are often confused. क्योंकि जल्दीबाजी और हेस्ट मेक वेस्ट, इससे भी गड़बड़ी हो जाती है। तो वाक्य को पढ़िए, इसमें कहा जा रहा है वर्क हार्ड लेस्ट यू डू नॉट फेल, नो एरर। ओके, तो यहां पर देखेंगे वर्क हार्ड लेस्ट यू डू नॉट फेल। ओके, तो लेस्ट के साथ ऑलवेज यूज शुड नॉट डू। क्या हो जाएगा? शुड यूज होगा इन प्लेस ऑफ डू। तो लेस्ट के साथ हमेशा शुड का यूज करना चाहिए। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ, असफल हो जाओ। यानी आपका बी जो है वो राइट आंसर होगा। और लेस्ट के साथ, लेस्ट मीन्स होता है कहीं ऐसा ना हो कि, कहीं ऐसा न हो कि आप फेल हो जाए। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ऑफन यूज्ड होता है। ओके, हियर इज नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्लीट फॉलोइंग सेंटेंस यूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। इसमें सही ऑप्शन का सही यूज इसमें करना है। जैसे दिया गया, द विक्टिम्स वर फ्रूट वेंडर्स। विक्टिम जो थे वो फ्रूट वेंडर थे। वेंडर आप पता ही होगा, सेलर होते हैं, वेंडर उस तरह आपके वेंडर होते हैं, बेचने वाले। एंड दे वर गोइंग इन एन ऑटो व्हेन दे। अब व्हेन दे, उसके बाद स्पेस दिया गया, एन एक्सीडेंट ऑन द वे। रास्ते में क्या हो गया? दुर्घटना हो गई। जैसे ऑटो जा रही थी रास्ते में, वहां पे दुर्घटना हो गई रास्ते में। कैसे?
अब यहां पर 4 ऑप्शन हैज बीन गिवन, four options with met with, ran into, experienced and had. met with means होता है एक्सपीरियंस विथ अनप्रेजेंट एक्सपीरियंस, जिसको बोलते हैं दुर्घटना होना। ran into मीन्स होता है टकरा जाना, कोलाइडेड। ठीक, एक्सपीरियंस्ड मीन्स होता है अनुभव, हर्ड मीन्स सुना। तो आपके तकनीक के हिसाब से इन ग्रामेटिकल वैल्यू यहां पर वी शुड यूज met with इज अ करेक्ट आंसर। तो क्या हो जाएगा, met with, ठीक, met with an accident on the way। ओके, तो इसमें हो जाएगा met with an accident। So we go ahead. Next question, here is next question. Which of the following books is a novelette written by John Galsworthy? बहुत इंपॉर्टेंट, टीजीटी में तो आपके 4 ही मुख्य आपके लेखक अथवा राइटर, पोएट्स या नॉवेलिस्ट हैं, बट यू हैव टू स्टडी अ लॉट। आपको अधिक पढ़ना होगा, एक्सेप्ट दी 4 टाइप्स, दीज 4 जो आपके नॉवेलिस्ट हैं, ड्रामेटिस्ट हैं या पोएट्स हैं, इनके अलावा भी आपको स्टडी करना ही पड़ेगा। तो आपके 4 हैं ही, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। उन्हीं में से एक क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज द नॉवेलेट रिटन बाय जॉन गाल्सवर्दी। जॉन गाल्सवर्दी आपको पता ही होगा, और 14th अगस्त 1867, ओके, was born। और ये ग्रेट नॉवेलिस्ट एंड प्ले राइट थे। Especially he was known for his trilogy Forsyte Saga। Forsyte Saga के लिए जाने जाते हैं। और यहां पर एक वर्ड आया है नॉवेलेट। व्हाट इज नॉवेलेट? अगर इनकी डेथ मान लें 31 जनवरी 1933, यानी कि 31 जनवरी 1933 को इनका देहांत हो गया था। He was died। ओके, तो यहां एक वर्ड है नॉवेलेट। व्हाट इज नॉवेलेट? नॉवेलेट होता क्या है? नॉवेलेट जो होता है कि शार्ट, क्या बोलते हैं, नॉवेलेट इन, अगर सही इसका डिफाइन करें तो इन लिटरेचर, यानी लिटरेचर यानी साहित्य में, नॉवेलेट इज अ पार्ट, इज अ प्रोज फिक्शन दैट फॉल्स बिटवीन। ये प्रोज फिक्शन होता है जो इसके बीच में आता है, किसके बीच में आता है, शॉर्ट स्टोरी एंड नोवेल, एंड इट्स कंसिस्ट 7,500 और 20,000 वर्ड्स। इसमें 7500 से 20,000 शब्दों का यूज किया जाता है, और ये शॉर्ट स्टोरी और नॉवेल के बीच का पार्ट होता है। तो उनमें इसी को बोलते हैं नॉवेलेट। तो उनका फेमस नॉवेलेट जो है जॉन गाल्सवर्दी का, वो कौन सा है? फ्रीलैंड तो है नहीं, फॉरसाइट सागा तो है नहीं, नन ऑफ द अबव। इसमें बचा जैकोलिन। जैकोलिन इज अ राइट आंसर। यानी विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज अ नॉवेलेट रिटन बाय जॉन गाल्सवर्दी? हियर इज क्वेश्चन बी, जैकोलिन। ओके, जैकोलिन इज अ राइट आंसर, यानी बी इज अ राइट आंसर। सो वी गो हेड, नेक्स्ट क्वेश्चन। What kind of plays did Galsworthy write? किस तरह के नाटक को लिखा करते थे? प्ले मीन्स नाटक को लिखा करते थे जॉन गाल्सवर्दी। वो तो बहुत आप भली बात जानते हो, वो था प्रॉब्लम प्लेज। आप इसको स्टडी कर लीजिए, लर्न बाय हार्ट, याद कर लीजिए। कुछ चीजें याद करने वाली होती हैं, तो कहीं कहीं समझना, कहीं कहीं याद करना। तो हियर इज लर्न। तो प्रॉब्लम प्लेज इज अ प्ले ऑफ गाल्सवर्दी। प्रॉब्लम प्लेज को लिखा करते थे। ओके, तो अगला क्वेश्चन हम यहां पे सॉल्व करते हैं। सॉरी, जॉन गाल्सवर्दीज आइडियाज ऑन ड्रामा आर फाउंड इन। माने जॉन गाल्सवर्दी के जो विचार हैं ड्रामा में, कहां किस ड्रामा मिलते हैं, कैसे ड्रामा मिलते हैं, उन विचारों को शो किया गया है। तो ये भी याद करने वाली चीज है, वो है द एंड ऑफ
इन ट्रैंक्विलिटी, द इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी, वो कौन सी ड्रामा है? द इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी। ओके, द इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी, यानी कि ए इज अ राइट आंसर ऑफ दिस ऑप्शंस, of these options A is the right answer. Okay, we should go ahead. Here is the next question. A modern comedy is written by, modern comedy problem plays जो लिखा करते थे वो जॉन गॉल्सवर्दी ही थे। Guys, John Galsworthy also a modern comedy writer थे। ओके, तो यहां पर जॉन गॉल्सवर्दी जो थे वह एक मॉडर्न कॉमेडी राइट एक ड्रामा लिखे थे, वो था अ मॉडर्न कॉमेडी इज रिटन बाय जॉन गॉल्सवर्दी। ओके, तो एज वी गो अहेड बाय एंड बाय ग्रेजुअली वी स्टडी मोर because practice makes a man perfect. Always read, already know about it. Okay, practice makes a man perfect, to strike, to seek, to find and not to ill till death. यूलिसियस में कहा गया है to strike, to find and not to ill till death. till death तो मैंने से इसमें आप ऐड कर दिया है, हालांकि ये नहीं लिखा गया है। ओके, हम आगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो कॉक्सन इज अ कैरेक्टर इन, कॉक्सन जो कैरेक्टर था वो किससे संबंधित है? मैकबेथ में तो कॉक्सन है ही नहीं, मैकबेथ गलत है, जो लाइट में भी नहीं कॉक्सन है, एरोपेगेटा में भी नहीं है कॉक्सन, तो बचा जस्टिस। तो जस्टिस में जो प्ले लिखा था जॉन गॉल्सवर्दी ने, वो इसका एक महत्वपूर्ण जस्टिस का एक महत्वपूर्ण जो कैरेक्टर है उनका रॉबर्ट कॉक्सन पूरा नाम है, रॉबर्ट कॉक्सन वो जस्टिस में एक कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर है मैनेजिंग क्लर्क है इन दिस प्ले। इस प्ले में वह एक मैनेजिंग क्लर्क है कॉक्सन, उनका पूरा नाम रॉबर्ट कॉक्सन है, वो जस्टिस नामक प्ले में। इट इज अ प्ले, ये प्ले है, प्ले में रॉबर्ट कॉक्सन जो है वो एक मैनेजिंग क्लर्क। ओके, तो हम भली भांति ये अच्छे से समझ रहे होंगे कि एवरी क्वेश्चन, एवरी वर्ड, एवरी लेटर इज इंपॉर्टेंट फॉर अस फॉर इन अपकमिंग एग्जामिनेशंस। अब उसके बारे में तो बात करना ही ये गंभीर बात हो जाएगी, आप स्टडी करिए। लेट्स गो अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द फोरसाइट सागा, द फोरसाइट बिलोंग टू, फोरसाइट सागा में फोरसाइट किससे संबंधित है? तो सरल कहें या कठिन कहें, इट इज वेरी इजी और हार्ड और डिफिकल्ट। बट यदि हम सही से इसका अध्ययन करेंगे तो फोरसाइट बिलोंग्स टू हो जाएगा अ टिपिकल सिटी फैमिली। इसके लिए आया है अ टिपिकल सिटी फैमिली के लिए आया हुआ है। इन द फोरसाइट सागा, द फोरसाइट सागा बिलोंग टू अ टिपिकल सिटी फैमिली। आप इसे याद कर लीजिए, अ टिपिकल सिटी फैमिली। ओके, अगला क्वेश्चन है, several of Galsworthy's early novels were written under a pseudonym of John St. Isaac, John St. John और एलिया। अब देखिए यहां पर एक वर्ड है स्यूडोनिम। स्यूडोनिम्स होता क्या है? स्यूडोनिम इज छद्म नाम जिसको बोलते हो, यूज्ड बाय सम स्पेशल राइटर हाइडिंग हर रियल नेम और कैरेक्टर। उसके सही नाम को जब छुपाकर उसका एक दूसरा नामकरण कर देते हैं, उसी को बोलते हैं स्यूडोनिम। इसमें गाल्सवर्दी के भिन्न माने कई जो नॉवेल्स हैं उनमें इस स्यूडोनिम का यूज किया गया है। उनमें से इनमें भी है, यानी इन ऑप्शन में भी एक नाम दिया गया है, वो है जॉन सेंट जॉन।
यानी सी इज द राइट आंसर ऑफ दीज ऑप्शंस। अल्टरनेटिव क्वेश्चंस में ये आपके जॉन सेंट जॉन इज द राइट आंसर। तो गाल्सवर्दी के नॉवेल्स जो हैं वो अंडर अ स्यूडोनिम ऑफ सेंट जॉन, इस सेंटेंस में, इस क्वेश्चन में ये आपका राइट आंसर है। तो वी गो अहेड, हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट सक्सेसफुल नॉवेल ऑफ जॉन गाल्सवर्दी, बहुत सरल है। इफ वी हैव स्टडीड इट विल सीम इजी, सरल लगेगा, अदरवाइज ये डिफिकल्ट लगेगा। जब हम पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, तब हमारे लिए सरल लगेगा। तो प्लीज चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे दूसरे अन्य एस्पायरेंट्स जो हैं हमारी तरह, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको सहयोग या कुछ सहायता प्रदान हो सके के लिए। ओके, तो यहां पर है द मैन ऑफ प्रॉपर्टी। यदि मैं कुछ न ढूंढूं, कुछ न सर्च करूं, तो सक्सेसफुल नॉवेल ऑफ जॉन गाल्सवर्दी वाज, वो था द मैन ऑफ प्रॉपर्टी। द मैन ऑफ प्रॉपर्टी वाज सक्सेसफुल, द फर्स्ट सक्सेसफुल नॉवेल ऑफ जॉन गाल्सवर्दी का सबसे सफलतम, पहला सफलतम जो नॉवेल था वो था द मैन ऑफ प्रॉपर्टी। ओके, अगला क्वेश्चन, विच नॉवेल ऑफ गाल्सवर्दी इज कंसिडर्ड टू बी हिज मास्टरपीस। अब देखिए, इनका मास्टरपीस, इससे पहले भी आपको मैंने बताया था, यानी हमने पढ़ा था कि मास्टरपीस इनका मुख्य जो बहुत चुनिंदा जो वर्क था नॉवेल का, कौन सा माना जाता है, इस पर विचार किया जाता है। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, बचा आपका डी, इंडियन समर ऑफ अ फॉरसाइट सागा, सॉरी, इंडियन समर ऑफ फॉरसाइट इज राइट आंसर। यानी इस क्वेश्चन का डी आपका राइट आंसर। ओके, सो वी गो अहेड, हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन हैज बीन गिवन, डायरेक्शन चूज द वर्ड which is opposite in the meaning, the bill received payment resistance। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्राय पूछ लिया जाता है। The bill received a vehement resistance from the opposition party in the parliament। पार्लियामेंट, सांसद जिसको बोलते हो, संसद भवन, ठीक। और ये ग्रुप ऑफ जो आउल्स होते हैं ना, ग्रुप ऑफ आउल्स, उनको पार्लियामेंट भी बोला जाता है, यानी उल्लुओं के समूह को भी पार्लियामेंट बोला जाता है, ठीक। तो यहां पर क्वेश्चन है, द बिल रिसीव्ड, जो बिल रिसीव मिला, रेजिस्टेंस फ्रॉम द अपोजिशन पार्टी, जो विरोध करने वाली पार्टी थी पार्लियामेंट में, वो वेहमेंट कर रही थी। वो वेहमेंट मीन्स होता है स्ट्रांगली अपोज, स्ट्रांगली अपोज करना, विरोध करना, ठीक, बलवत। तो एनिमेटेड, एनिमेटेड तेजस्वी होता है। फर्वेंट, फर्वेंट मीन्स होता है उत्सुक, उत्सुक होता है, ये तेजस्वी होता है। जोरदार होता है, जोरदार। और ये आपका उदासीन होता है, उदासीन, खामोश, डल, ये चीज। तो इसका अपोजिट यूज करना है, चूज द अपोजिट, अपोजिट यानी एंटोनिम्स यूज करना है यहां पर। तो शुद्ध एंटोनिम्स क्या है, तो आपको देखते ही लग रहा होगा, देखते ही लग रहा होगा कि इसमें से जोरदार, तेजस्वी, उत्सुक होना किसी चीज के लिए, ठीक, एक्साइटमेंट, एक्साइट होना, एक्साइटेड होना। तो यहां पर बचा बी, तो आपका एपैथेटिक जो है वो राइट आंसर है। तो इसमें से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अपैथेटिक, यानी उदासीन, डल। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, एज ए ड्रामेटिस्ट जॉन गाल्सवर्दी बिलोंग टू द, ठीक। अब एक नाटककार के रूप में जॉन गाल्सवर्दी किससे संबंधित थे, क्या है, बिलोंग्स है, किससे संबंधित है। इसमें दिया गया है रोमांटिक ट्रेडिशन, साइकोलॉजिकल ट्रेडिशन और स्कूल,
रियलिस्ट ट्रेडिशन ऑफ जोन्स एंड पिनेरो, ट्रेडिशन ऑफ एडवर्ड बॉन्ड। तो यदि क्वेश्चन को हमने स्टडी किया होगा तो इसमें से ये आपका राइट आंसर है, ये आपका सही आंसर है, रियलिस्ट ट्रेडिशन ऑफ जोन्स एंड पिनेरो। दिस इज योर राइट आंसर, यानी इस क्वेश्चन का सी जो है वो राइट आंसर है। ओके, एज अ ड्रामेटिस्ट जॉन गाल्सवर्दी बिलोंग टू द इससे रियलिस्ट ट्रेडिशन ऑफ जोन्स एंड पिनेरो। So option number C is the right answer. So we go ahead. Next question. Here is given, where from did Aldous Huxley borrow the title Brave New World? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑल्डस हक्सले राइटर थे, उनको ब्रेव न्यू वर्ल्ड के लिए वो बारो टाइटल मिला, वो था द टेम्पेस्ट बाय शेक्सपियर। The Tempest by The Tempest ऑल्डस हक्सले का, ये इंपॉर्टेंट है, यानी डी इज अ राइट आंसर। वेयर फ्रॉम डिड ऑल्डस हक्सले बारो द टाइटल ब्रेव न्यू वर्ल्ड? वो था द टेम्पेस्ट के लिए मिला, शेक्सपियर का नाटक है टेम्पेस्ट। आप स्टडी किए होंगे टेम्पेस्ट, और आप में है ही शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर का। कभी हम डिटेल में इसके बारे में चर्चा करेंगे, टेम्पेस्ट के बारे में, इनके नाटक के बारे में, और सारे प्लेज बहुत बेहतरीन ढंग से लिखे गए हैं। तो अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, यानी सॉल्व करते हैं। बायोग्राफिया लिटरेरिया वाज ओरिजिनली इंटेंडेड टू डू। अब आप शब्द से ही पकड़ लिए होंगे इसमें क्या होगा, बायोग्राफिया लिटरेरिया वाज ओरिजिनली इंटेंडेड टू, तो आपका हो जाएगा बायोग्राफी। क्या हो जाएगा? बायोग्राफी। यानी दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन व्हेन वी स्टडी, जब अध्ययन करते हैं तो। ओके, बायोग्राफी लिटरेरिया वाज ओरिजिनली इंटेंडेड टू बी अ बायोग्राफी। ओके, सो वी गो अहेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट 19th सेंचुरी मेलोड्रामा? इसमें से कौन सी ऐसी वो मेलोड्रामा नहीं है 19वीं शताब्दी की, कौन सी मेलोड्रामा नहीं है? द मिलर एंड हिज मैन, पैगमेलियन, द ब्रोकन स्वॉर्ड, द वुड्समैन्स हट। स्वॉर्ड, 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 इसमें से ये भी आपका सही आंसर नहीं है, ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है, तो पैगमेलियन, पिग्मेलियन इज अ राइट आंसर। तो 19th सेंचुरी की मेलोड्रामा उसमें पिग्मेलियन नहीं है, तो आपका ये सही आंसर है, बाकी सभी हैं, तो आपका बी इज अ राइट आंसर। ठीक, नॉट है यानी नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा? पिग्मेलियन आपका राइट आंसर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जॉन मिल्टन स्टडीड एट, बहुत सरल, हमने स्टडी किया है। जॉन मिल्टन कौन थे? जॉन मिल्टन was a great poet of England. He was he written English sonnet also. Okay, तो इनके बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं आपके पढ़ाई के लिए, आपके परीक्षा के लिए, टीजीटी पीजीटी में बहुत पूछे जाते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट लेखक हैं। तो यहाँ पे देखिए, जॉन मिल्टन का जन्म तो आपको पता ही होगा, 9 दिसंबर हुए थे। 9 दिसंबर कहाँ? 1608 सन में, और डाइट मैंने इनका एक देहांत हुआ था 8 नवंबर 1672 में। ओके, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि उन्होंने स्टडी कहाँ किया था, जॉन मिल्टन ने स्टडी कहाँ किया था, किस यूनिवर्सिटी में किया था? हाँ, ऑक्सफोर्ड तो है ही नहीं, डबलिन भी नहीं है, यॉर्क तो है ही नहीं, आपका कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। यानी कि जॉन मिल्टन ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उन्होंने स्टडी किया था। इस यूनिवर्सिटी में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उन्होंने, मिल्टन ने अपनी पढ़ाई की। ओके, तो दिस इज योर राइट आंसर, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर इज ए, यानी कैम्ब्रिज। ओके, तो अगला क्वेश्चन है आपके पास,
द फेमस एपिक पैराडाइज लॉस्ट बाय मिल्टन्स लॉस्ट बाय मिल्टन कंटेन्स कितनी किताबें हैं? पैराडाइज आपने सैतान के बारे में पढ़ा होगा, हु इज द मेन लीड रोल हीरो ऑफ पैराडाइज। हम इसके बारे में डिटेल पढ़ाई करेंगे। द फेमस एपिक, एपिक मीन्स क्या होता है? महाकाव्य काव्य होता है। सबसे बड़ा महाकाव्य जो है वो मिल्टन ने जो लिखा था पैराडाइज, उसमें से कितनी किताबें हैं? उसमें कितनी किताबें हैं? तो सरल है, याद कर लीजिएगा, 12 बुक्स। कितनी किताबें हैं? देयर आर 12 बुक्स इन पैराडाइज एपिक रिटन बाय फेमस राइटर मिल्टन। मिल्टन द्वारा रचित एपिक पैराडाइज में कुल कितनी किताबें हैं? 12 किताबें कंटेन हैं, स्थित हैं। तो अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स इज नॉट कंपोज्ड बाय जॉन मिल्टन? तो आप तो देखकर ही आप पता लगा लिए होंगे, देख करके ही। व्हेन वी स्टडी डीपली बाय हार्ट, एवरी क्वेश्चन सीम्स वेरी इजी, एवरी क्वेश्चन सीम्स वेरी इजी, बहुत सरल होंगे। ठीक, अब यहां पर देखिए, ऑन ब्लाइंडनेस, तो आपने पढ़ा ही होगा अपने अंधेपन पर। एलेग्रो ये भी पढ़ा होगा। सेकेंड पेंसिरोजो, ये भी पेंसिरोजो चिंतक, जो चिंतक था। और यहां पर ट्रू लव बचा। ट्रू लव, ट्रू लव तो किसी दूसरे ने लिखा है। हम स्टडी करेंगे अबाउट ट्रू लव व्हेन वी स्टडी अबाउट फेमस ड्रामेटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड, संसार का सबसे बड़ा नाटककार जिसे कहा जाता है, उसके बारे में। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो हो जाएगा सी। कौन सा हो जाएगा? ट्रू लव। यानी कि जॉन मिल्टन ने ट्रू लव नामक, इनमें से ट्रू लव नामक पोयम को कंपोज नहीं किया था। याद रखिएगा, पोयम को लिखने को कंपोज बोलते हैं, किसी भी म्यूजिक को बनाने को भी कंपोज किया जाता है, राइट किया जाता है। नॉवेल, शॉर्ट स्टोरी, ड्रामा एक्सेट्रा। ओके, दिस वुड गो अहेड। So here is next question. What impelled Milton the Puritan to employ the mask and compose commerce? मिल्टन का ये फेमस मास्क एंड कॉमर्स, कंपोज कॉमर्स, इसमें भी अगर हम इसको स्टडी करें तो इसमें से आपका ये बी इज द राइट आंसर, टू एम्फसाइज द वर्च्यू ओवर डिवेचोरी इन द कोर्ट। डिवेचोरी जानते हैं किसे बोलते हैं? डिवेचोरी, व्हाट इज डिवेचोरी? डिवेचोरी मीन्स होता है लेचरी, हु इज वीक इन हिज कैरेक्टर, कैरेक्टर बहुत, चरित्र का जो गुणवान ना हो उसे लेचरी बोलते हैं, डिवेचरी। ओके, तो बी इज द राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन है आपका, हु इज एट वंस द चाइल्ड ऑफ द रेनेशा एंड द इंफॉर्मेशन? Who is the one at once the child of Renaissance and the Reformation? तो इसमें से आपको पता होना चाहिए। सिडनी भी नहीं है, किट भी नहीं है, नर्से भी नहीं है, तो बचा मिल्टन। तो मिल्टन इज राइट आंसर, यानी जॉन मिल्टन आपके राइट आंसर हैं। जॉन मिल्टन इज अ राइट आंसर। प्रियांशु थोड़ा देर से जुड़े हैं, समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज राइट इन करेक्ट वे। प्रियांशु माला, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ये अच्छा लगता है व्हेन यू कमेंट राइट आंसर, तो हमारा जो उत्साह है वो बढ़ जाता है, रीडबल हो जाता है, डबल नहीं रीडबल। अब इस वर्ड को याद रखिएगा, इट हैज़ बीन गिवन बाय फेमस ड्रामेटिस्ट जो हैं विलियम शेक्सपियर ने। डबल को डबल यानी चार गुना, चौबुल को रीडबल कर दिया था उन्होंने अपने मैकबेथ नामक एक ड्रामेटिस्ट में। हम पढ़ेंगे इसके बारे में, स्टडी करेंगे। तो आपका ए इज अ राइट आंसर, ए आपका राइट आंसर है। तो आज के इस में अगला है, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेस्टोरल एलेजी रिटन बाय
मिल्टन। पेस्टोरल एलजी, पेस्टोरल एलजी किसके द्वारा लिखा गया है मिल्टन ने, वो कौन सा है? स्वीडेनाइज भी नहीं है। एलजी रिटेन इन कंट्री चर्चयार्ड, ये तो है ही नहीं। एलजी टू द मेमोरी ऑफ फॉर्चुनेट लेडी, ये भी नहीं है। यानी these थ्री आर इनकरेक्ट। लेसिडास इज द राइट आंसर। मिल्टन का लेसिडास जो है वो आपका वेरी गुड, बहुत बढ़िया प्रियांशु, वेरी गुड, बहुत अच्छा, एक्सीलेंट। तो यहाँ पे ये आपका सही आंसर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेस्टोरल एलजी रिटन बाय मिल्टन इज लेसिडास, लेसिडास। ओके। हाँ, who of the following was the first to suggest that Satan is the real hero of Paradise Lost? किसने सुझाव दिया कि सैटन जो है यानी शैतान जो है पैराडाइज का वो रियल हीरो है? Who has said? Who has suggest? Who has suggest that Satan is the real hero of Paradise Lost? आप कमेंट कर सकते हो इन राइट वे। जॉन राइडन दिया गया है, विलियम ब्लेक दिया गया है, जोसेफ एडिसन दिया है एंड सैमुअल जॉनसन ये भी है। यू कैन सर्च, you can use your memory. So here is, I am going to say, I am going to solve that question. जॉन राइडन नहीं है, जोसेफ एडिसन भी नहीं है, सैमुअल जॉनसन भी नहीं है। अब बचे आप विलियम ब्लेक। तो विलियम ब्लेक इज राइट आंसर। विलियम ब्लेक जो है वो आपके राइट आंसर है। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फ्रेज गिवन बिलो। फ्रेज, लोकोक्ति या मुहावरा, आपने स्टडी किया होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके टीजीटी पीजीटी एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं और वो बहुत हार्ड यानी डिफिकल्ट होते हैं, नॉट इजी, सरल नहीं होते हैं। तो जब तक हम सही से अच्छे से उस पर पकड़ नहीं मजबूत करेंगे, वी कांट सक्सेस, हमें सफलता नहीं मिलने वाली है। तो इसलिए हमें रूट को मजबूत करना होगा, अपने रूट को, अपने जड़ को मजबूत करना होगा, बेस को मजबूत करना होगा। ठीक, तो यहां पर फ्रेज है बी ओवर द हिल। जब तक इसकी मीनिंग आपको समझ में नहीं आएगी, इसका मतलब समझ में नहीं आएगा, तो यू कांट अंडरस्टैंड दीज ऑप्शंस। दिख नहीं रहा है? दिखना चाहिए। प्रियांशुमाला, here is visible all the things. Okay. Choose the correct option for the phrase given below. Be over the hill. Be over the hill का मतलब क्या होता है? Be over the hill. Be over the hill. Over the hill. To be on mountain top, ये तो सीधा सीधा दे दिया है। जैसे जो बच्चे, जो पेरेंट्स, जो स्टूडेंट्स तैयारी बढ़िया से कर रहे हैं, उनको समझ में आ रहा होगा कि इतना सरल नहीं होता है जितना सरल दे दिया है ऑप्शन में। टू ट्रेवल इन द जंगल, जंगल में भ्रमण करना, यह भी गलत है। टू डू समथिंग इन द मोस्ट कंप्लीट वे, ये भी गलत है। अब बचा आपका टू बी टू ओल्ड टू डू थिंग्स, बहुत बूढ़ा होना कि कुछ कार्य करने में, कुछ भी कार्य करने में असमर्थ होना। टू बी टू ओल्ड टू डू थिंग्स। या इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो यूज किया जाता है एज सार्काज्म होता है। सार्काज्म, सार्काज्म के रूप में इसका हम इस फ्रेज का यूज करते हैं अपनी बोलचाल की भाषा में और ग्रामेटिकल वे में। तो इसका जो मीनिंग, सेंस ऑफ मीनिंग होगा, ये यूज किया जाता है, यानी इट इज
ऑफन यूज्ड, इसमें इन अ जोकिंग, इन अ जोकिंग आर अथवा स्लाइटली, थोड़ा, किस पर, स्लाइटली dismissive way, dismissive way, dismissive, ताना, तिरस्कार ढंग से कहना। प्रियांशु माला कैपेबल, हाँ हाँ, डिस्मिसिव वे आर कैपेबल आर अनअट्रैक्टिव अदर थिंग्स, ठीक। तो इस तरीके से बी ओवर द हिल का मतलब होता है बहुत बूढ़ा होना, बूढ़ा होना। प्रियांशु जी आपका आंसर सही है, सी इज द राइट आंसर। सी जो है आपका सही आंसर है, यानी फ्रेज बी ओवर द हिल, बी ओवर द हिल का मतलब होता है टू बी टू ओल्ड टू डू थिंग्स, इतना बूढ़ा होना कि किसी भी कार्य करने में असफल होना, असमर्थ होना, ठीक। तो पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हियर इज ए नेक्स्ट क्वेश्चन, इट सीम्स सो इजी व्हेन यू स्टडी अ लॉट। अध्ययन किया होगा तो इस सरल लगेगा आपको, बहुत सरल है और आप सॉल्व भी कर लोगे 101%। आप सॉल्व कर लिए होगे और कमेंट भी करने वाले हो। आई होप यू हैव ऑलरेडी सॉल्व इट वेल। तो यहां पर है आई हैव अ प्रॉब्लम, आई कांट स्लीप। अब आपको पता ही होगा स्लीप, अब आगे आया नाइट। नाइट के साथ यानी फिक्स टाइम के साथ हम एट का यूज करेंगे इस जगह पर समय के लिए। तो क्या हो जाएगा, एट होगा। क्या हो जाएगा, एट, यानी बी आपका राइट आंसर है, एट नाइट, एट डस्क, ठीक। वेरी गुड प्रियांशु माला, यू आर लीडिंग, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। तो जो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है आई हैव अ प्रॉब्लम आई कांट स्लीप एट नाइट, यानी बी, टू का बी इज अ राइट आंसर। सो वी गो अहेड नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हियर इज नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन को देखते ही कभी कभी तो ऐसा वी फील दैट, वेरी गुड एडवोकेट सोफिया अकील, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, एट का यूज आप भी, यू आर राइट। फिल इन द ब्लैंक विथ अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, इसमें सही प्रीपोजिशन का चुनाव करना है। और here are four options have been given. The new bakery near my house opens. अब जब समय दे दिया जाए तो वो भी फिक्स्ड टाइम होता है, और फिक्स समय के लिए यानी टाइम के लिए जब हम बोलते हैं तो एट का ही यूज करते हैं। क्या हो जाएगा, एट, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर भी एट होगा, बट ऑप्शन नंबर इज डी। नो नो, सिंस नहीं, सिंस 7 AM नहीं होता, ओके। हाँ, समय के लिए जैसे 1 2 3 4 12 तक, जो भी 24 तक तो बढ़ते हैं, वहां एट का यूज किया जाता है। प्रियांशु माला, सिंस, नो, योर रॉन्ग, यस योर रॉन्ग, एट, वेरी गुड, मेक इट करेक्ट, करेक्शन करें और दिमाग को स्थिर करके किसी चीज को समझने की कोशिश करें। याद करने से बेटर होता है पहले उस चीज को समझें, उसका मतलब समझें, तब याद करते हैं तो वो चीजें सरल होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर, कंप्लीट फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द एप्रोप्रिएट ऑप्शन, इसमें भी सही ऑप्शन का चुनाव करना है।
मैंने आपको पहले ही बताया, यदि आपको मीनिंग नहीं आ रही, मीनिंग मीनिंग सेंस ऑफ हिंदी मीनिंग नहीं, यदि उसका भाव आप समझ नहीं पा रहे हैं, फास्ट करें। अच्छा अच्छा, ओके। तो सरल करने के लिए हमको समझना पड़ेगा। द इलेक्शन कमीशन ऑन सैटरडे space that the assembly election in 5 states will held from November 12 to December 7। अब प्रोनाउंस्ड शब्द दिया है। प्रोनाउंस्ड, प्रोनाउंस मीन्स क्या होता है? प्रोनाउंस मीन्स होता है उच्चारित करना। उच्चारण तो होगा नहीं, प्रख्यापित करना ये भी नहीं होगा, इशूड निर्गत करना ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं है, तो बचा अनाउंस करना। अनाउंस, अनाउंस, अनाउंस करना, उद्घोषित करना, घोषणा करना। तो आपका जो बी है वो राइट आंसर है। एडवोकेट सूफिया अकील, बी इज राइट आंसर। वेरी एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया। अच्छा लगता है व्हेन यू सॉल्व द क्वेश्चंस वेरी अर्ली। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मिल्टन कंपोज्ड एरेओपेगिटिका इन, किसमें कंपोज किया है मिल्टन ने एरेओपेगिटिका? प्रोज को। इसमें प्रोज, नॉट पोएटिक, नॉट ड्रामेटिक फॉर्म, नन ऑफ दीज। इसमें से है आपका प्रोज, तो हो जाएगा ओके। मिल्टन कंपोज्ड एरेओपेगिटिका इन प्रोज। ओके, वेरी गुड प्रियांशु माला। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which epic convention that Milton followed in Paradise Lost is missing in this list? Novel theme, invocation to muse, deployment, heroic figures, beginning in the middle, elevated style and descriptions, impressive catalogs, war, like speeches, supernatural machinery, and use of supernatural and allusions। इसमें किस चीज का वर्णन मिलता है? तो यूनिटी ऑफ टाइम भी नहीं है इसमें, यूनिटी ऑफ टाइम भी नहीं है, यूनिटी ऑफ प्लेस भी नहीं है, यूनिटी ऑफ स्टाइल भी नहीं है, तो बचा क्या? यूनिटी ऑफ एक्शन। यूनिटी ऑफ एक्शन यानी ए इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का ए आपका राइट आंसर है। ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन क्लियर? सीम्स क्लियर? ओके, हाँ, वेरी गुड। सूफिया अकील जी, योर राइट क्वेश्चन। स्टडी द लाइन्स फ्रॉम मिल्टन सोनेट एड्रेस टू द नाइटिंगेल। ये बहुत बढ़िया पोएम है। ये मिल्टन की, मिल्टन द्वारा रचित यानी कंपोज की गई बहुत बेहतरीन पोएम है। Now timely sing air the rude bird of fate, rude bird of fate। आप rude bird of fate, foretell my hopeless doom in some blue night। What is the rude bird of fate? इसमें रूड बर्ड किसे कहा गया है? रूड बर्ड किसे कहा गया है? रूड बर्ड किसे किसे कहा गया है? रूड बर्ड किसे कहा गया है? ओके,
थोड़ा तिरछा हो गया है। इसमें दिया है द रूट वर्ड ऑफ हेट, यानी रूट वर्ड हेट को किसको बोला गया है? रूट वर्ड ऑफ हेट। तो इन्होंने, जो जॉन मिल्टन है, आपको पता ही होगा, इनका जन्म 1608 में हुआ था, 9 दिसंबर को। और इन्होंने लिखा ओ नाइटिंगल। ओ नाइटिंगल नाम एक कविता लिखी। उसमें उन्होंने, इन दिस पोयम, जॉन मिल्टन शोज द कंट्रास्ट, कंट्रास्ट को शो करा है, यानी विरोध को उत्पन्न किया है बिटवीन टू बर्ड्स, नाइटिंगल एंड कुक्कू, यानी कुक्कू और नाइटिंगल के बीच एक विरोध उत्पन्न किया है। द थीम ऑफ द पोएम इज कंट्रास्ट एंड स्ट्राइफ। कंट्रास्ट है, स्ट्राइफ संघर्ष है, बिटवीन लव एंड हेट। किसके बीच? लव एंड हेट के बीच एक कंट्रास्ट है। और इसे शो किया गया है, यह बताया गया है, लव जो है वो किससे संबंधित है? नाइटिंगल से, जबकि हेट जो संबंधित है वो आप कुक्कू संबंधित है। नाइटिंगल में लव जो संबंधित है वह है नाइटिंगल से, जबकि हेट का यूज किसके लिए आया है? कुक्कू के लिए आया है। यानी इस पोयम में रूड बर्ड ऑफ हेट किसे कहा गया? कुक्कू को बोला गया, कोयल को बोला गया। ओके, तो डी इज राइट आंसर। प्रियांशु माला, डी आपका सही आंसर है। एडवोकेट सूफिया अकील, कुक्कू इज राइट आंसर। हाँ, बहुत बढ़िया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन विच ईयर वाज बायोग्राफिया लिटरेरिया पब्लिश्ड? आपको पता ही होगा बायोग्राफिया लिटरेरिया किसने लिखा है? इसको लिखा है एस.टी. कॉलरिज ने। किसने लिखा? एस.टी. कॉलरिज। एस.टी. कॉलरिज ने लिखा। कब लिखा? कब लिखा जी? प्रियांशु माला, डी सही नहीं आंसर है। तो एस.टी. कॉलरिज, इसको सैमुअल टेलर कॉलरिज भी बोलते हो, इसको उन्होंने लिखा 1817 में। कब लिखा? 1817 में लिखा, 1817 ईस्वी में, 1817 में। याद कर लीजिएगा, बायोग्राफिया लिटरेरिया वाज पब्लिश्ड, पब्लिश किया गया, लिखा नहीं गया, पब्लिश किया गया। कब? 1817 ईस्वी को, 1817। ओके, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, द मास्क ऑफ 7 डेडली सिंस। मास्क ऑफ 7 डेडली सिंस, 7 जो पाप बताए गए हैं वो कौन कौन से हैं मास्क में? मास्क जानते हैं ना, मुखौटा। यस प्रियांशु माला, 1870। द मास्क ऑफ द 7 डेडली, माने 7 चीजें जो शरीर मनुष्य के लिए बहुत प्राण घातक होती हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ, दंभ, आपने पढ़ा भी होगा। इसमें आपके ग्लूटनी, सिंस, इनवी और स्लॉथ, रैथ, ये सारी चीजें जो होती हैं, ये 7 डेडली सिंस बताया गया है। किस में बताया गया है? एस.टी. कॉलरिज ने बताया है। वो है आपका फेरिक्विनी। फेरिक्विन में बताया गया है 7 डेडली सिंस। 7 डेडली सिंस, सिंस माने पाप होता है। किसमें बताया गया? फेरिक्विनी में। फेरिक्विनी इसको लिखा है एस.टी. कॉलरिज ने। किसने लिखा? एस.टी. कॉलरिज ने। ओके, एस.टी. कॉलरिज। पढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। इन विच वर्क मिल्टन states that while the still morn went out with sandals grey। इनका बेहतरीन पेस्टोरल एलजी है।
पेस्टोरल एलिजी, मिल्टन द्वारा रचित एक पेस्टोरल एलिजी है, वो कौन सा है इसमें? वो है आपका लैसिडास। लैसिडास इज द राइट आंसर, इनका पेस्टोरल एलिजी है। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसको ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कि while the still mode went out with sandals gray, इससे लिखा गया है, कहां से लिखा गया है? मिल्टन के लैसिडास से ये पूछा गया है। ओके, पढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। सॉरी, थ्रू विच वर्क डज मिल्टन इंटेंड टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन? माने कौन सी वर्क में, किस इनकी कंपोजिशन में, कौन सी रचना में, किस रचना में मिल्टन ने जस्टिफाई किया है वेज ऑफ गॉड टू मैन? माने भगवान द्वारा जो कार्य है, जो तरीके हैं मनुष्य के लिए, किस में निर्धारित किए गए हैं? प्रियांशु माला, डी इज द राइट आंसर। डी आपका राइट आंसर है, वो है पैराडाइज लॉस्ट में। पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज लॉस्ट कब लिखा गया था? 1667। ओके, ये आपका अगर पूछा जाए किस वर्ष में लिखा गया था, माने किस फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर में लिखा गया था, तो हो जाएगा आपका ब्लैंक वर्स में लिखा गया था। किसमें? ब्लैंक वर्स। और यह एक एपिक है, एपिक माने महाकाव्य है। ठीक, यह एक एपिक ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। At what age did Shakespeare get married to Anne Hathaway? Hathaway, एनी हैथवे से शेक्सपियर का विवाह कब हुआ? 14, 24, 28 और 18? नाउ कमेंट प्लीज, कब हुआ था? When he was got married, कब हुआ? वो हुए थे, यानी शेक्सपियर का विवाह हुआ at the age of 18. At the age of 18, Shakespeare got married to Anne Hathaway when he was 18. बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। The first folio of Shakespeare's work had a poem of preface by, जो पहला फोलियो था शेक्सपियर को पोयम प्रीफेस बाय, किसके द्वारा प्रीफेस किया गया था? तो बहुत सरल है, बेन जॉनसन ने इसको प्रीफेस किया था। बेन जॉनसन, बेन जॉनसन इज राइट आंसर, यानी 13 का सी जो है वह आपका राइट आंसर है। 13 का सी इज अ राइट आंसर। ओके, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी आप इस छोटे छोटे ऑप्शंस की तैयारी कर रहे हैं, आप अपने दिमाग को विकसित कर रहे हैं, और परीक्षा एकदम सन्निकट है, तो जम करके तैयारी करिए। ठीक, 12 कटी, वेरी गुड। हम बहुत हाँ 18, वेरी गुड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। Which poem of Wordsworth do these lines appear in? Wisdom is oft times nearer when we stoop than when we soar. Wisdom is of times, बुद्धिमत्ता वहां चली जाती है, nearer when we stoop than when we soar, थोड़ा जब झुकते हैं तब अपनी बुद्धि को विकसित कर ले जाते हैं। वो था द प्रिल्यूड, लिरिकल बैलेड्स, जो ऑफ रेलस्टोन, द एक्सकर्सन। यदि आपने स्टडी किया होगा, यदि आपने इसको बेहतर तरीके से पढ़ा होगा, तो समझ गए होंगे इसमें द एक्सकर्सन इज अ राइट आंसर। कौन सा? एक्सकर्सन।
एक्सकर्सन आपका राइट आंसर है। एक्सकर्सन इज अ राइट आंसर, यानी 14th का डी जो है वह सही आंसर है। Ode on intimations of immortality from recollection of early childhood is form of. Ode on intimation of immortality में रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड किस फॉर्म में लिखा गया है, लिटरेचर किस फॉर्म में लिखा गया है? वो इरेगुलर ओड है, पिंडारिक ओड है, होरेसियन ओड है या रेगुलर ओड है? इरेगुलर ओड 14 का है नहीं, गलत, नहीं, पिंडारिक। कौन सा ओड है? पिंडारिक ओड। 14 का बी आपका पिंडारिक ओड इज राइट आंसर। पिंडारिक ओड इज अ राइट आंसर। 14 दो हो गए हैं, 3 होना चाहिए। 14 ब्रश इन हेमनेटिस। अब 14 ब्रश तो आपको पता ही होगा कौन थे। ये ये नॉर्वे के राजा के बेटे थे, यानी प्रिंस थे, प्रिंस ऑफ नॉर्वे थे। और हैमलेट में, हैमलेट के पिताजी ने, द फादर ऑफ हैमलेट किल्स 14 ब्रश फादर्स। 14 ब्रश के पिताजी का उन्होंने देहांत कर दिया था, मार दिया था। किसने मार दिया? हैमलेट के पिताजी ने। हैमलेट फादर किल्ड 14 ब्रश फादर। आफ्टर दैट, इसके बाद क्या हुआ? 14 ब्रश जो थे विस्ड वांटेड टू अवेंज विच हैमलेट फादर ऑफ हिज फादर्स ऑनर। अपने पिता के सम्मान के लिए उससे बदला लेना चाहते थे। किससे बदला लेना चाहते थे? हैमलेट के पिताजी से। ओके, तो जो इसमें 14 ब्रश आया है वह है प्रिंस ऑफ नॉर्वे। प्रिंस ऑफ नॉर्वे, यस। प्रियांशु माला, यू, आपका आंसर सही है। 15 का बी, 15 का बी आपका सही आंसर है। प्रिंस ऑफ नॉर्वे, नॉर्वे के राजकुमार थे 14 ब्रश। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which among the following is not an essential element of tragedy according to Aristotle? अरिस्टोटल के अनुसार ट्रेजेडी के लिए कौन सी चीजें इसमें जरूरी नहीं मानी गई है? इन ऑप्शन में नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ट्रेजेडी, कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? अब देखें आप इसमें थॉट्स, ये तो चाहिए, स्टाइल भी चाहिए, एक्सपेक्टकल भी चाहिए, ओरेकल नहीं चाहिए। ओरेकल नहीं जरूरी होता है। और अरिस्टोटल ने जो बताया है उसमें आपके थॉट भी हैं, यानी कि प्लॉट है, प्लॉट आपको मेन बताया गया है। इसमें प्लॉट है, थॉट है, स्टाइल भी है, एक्सपेक्टिकल भी है, मेलोडी भी है, मेलोडी मेलोडी भी है। ये सारी चीजों को उन्होंने बताया है कि ये सारी चीजें जरूरी होती हैं किसमें? ट्रेजेडी के लिए। ओके, अब यहां पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? Which among the following is not an essential element of tragedy according to Aristotle is oracle? यानी कि 16 का बी इज अ राइट आंसर। प्रियांशु माला, एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया।
तो प्लॉट को ये भी बताया गया है, प्लॉट इज द सोल ऑफ, इज द सोल ऑफ, इज द सोल ऑफ, सोल ऑफ ट्रेजेडी। यानी प्लॉट को ट्रेजेडी की आत्मा कहा गया है। किसने कहा है? ये भी क्वेश्चन बन सकता है। वो बोले थे अरिस्टोटल ने, अरिस्टोटल ने कहा था प्लॉट इज द सोल ऑफ ट्रेजेडी। आप ये भी ध्यान रखिएगा। ओके, तो ये आपका सही आंसर है 16 का बी। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 17, व्हाट डज एनागोनोराइसिस इन एरिस्टोटल्स पोएटिक्स रिफर्स टू। इसमें रिवर्सल भी है, माने कौन सा एनागोनोराइसिस एरिस्टोटल पोएटिक्स रिफर्स किसके लिए रिफर करते हैं एरिस्टोटल पोएटिक्स में। वो रिवर्सल भी नहीं है, प्रिगेशन भी नहीं है, प्रोटोगोनिस्ट भी नहीं है, रिकॉग्निशन के लिए, रिकॉग्निशन। तो इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 17 का सी इज राइट आंसर। व्हाट डज एनागोनोराइसिस इन एरिस्टोटल्स पोएटिक्स रिफर्स टू, हो जाएगा 17 का सी। 17 का सी इज द राइट आंसर। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज पर्सनिफिकेशन। अब पर्सनिफिकेशन क्या होता है, और आपने इसको 12th क्लास में स्टडी किया होगा, इसके अलावा तो आप स्टडी कर ही रहे हैं, बेहतरीन तैयारी कर रहे हैं, तो आपको पता ही होगा ये फिगर्स ऑफ स्पीच होते हैं। पर्सनिफिकेशन जिसे मानवीकरण अलंकार बोला जाता है, मानवीकरण अलंकार है। इसमें क्या है, किसी भी निर्जीव वस्तु को सजीव मान लिया जाता है। inanimate object giving human attributes, मतलब निर्जीव ऑब्जेक्ट को ह्यूमन मान लिया जाता है, सजीव मान लिया जाता है। अथॉरिटी फॉरगेट्स डाइंग किंग, ऐसे। लेट नॉट एम्बिशन मोक देयर यूजफुल टॉयल, लेट नॉट एम्बिशन मोक देयर यूजफुल टॉयल। एम्बिशन, एम्बिशन माने महत्वाकांक्षा। तो इसमें से आपका सी इज अ राइट आंसर। व्हाट इज पर्सनिफिकेशन, गिविंग ह्यूमन एट्रीब्यूट्स टू इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स। प्रियांशुमाला, सी आपका सही आंसर है। सी इज अ राइट आंसर। 3 आपका सही आंसर है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट डे पर प्रैक्टिस सेट कुछ नया लेकर के। तो आप बेहतरीन ढंग से आप स्टडी करते रहें और आरक्यू क्लासेस के इस चैनल से जुड़ जाएं और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें, ताकि एस्पायरेंट्स जो हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले जो एस्पायरेंट्स हैं, उनको अधिक से अधिक ज्ञान मिल सके और आगे बढ़ सकें हम लोगों के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे पर, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन